हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम देखेंगे नर्सिंग क्विज़ के जो आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। और क्वेश्चन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। चलो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which is a 30-point of questionnaire scale that is used extensively in clinical and research setting to measure cognitive impairment at bedside in psychiatry। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि साइकियाट्री पेशेंट्स के अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए हम जो 30 पॉइंट वाला क्वेश्चनरी स्केल यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ए ASRS, बी MMSE, सी BPRS, डी FAST। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसमें? राइट आंसर MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। ASRS मीन्स एडल्ट ADHD सेल्फ रिपोर्ट स्केल। ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा है BPRS, ब्रीफ साइकियाट्रिक रेटिंग स्केल। ब्रीफ साइकियाट्रिक रेटिंग स्केल किस में यूज़ होता है कि वो जनरली एंग्जाइटी और डिप्रेशन और साइकोसिस वाले पेशेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? साइकोसिस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाले पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फास्ट FAST, उसका पूरा नाम है द फंक्शनल असेसमेंट शॉर्ट टेस्ट। ये किसके लिए यूज़ होता है? मोस्ट ऑफ दी साइको सोशल डिस्फंक्शंस किसके, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में जनरली ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो 3 4 का फुल फॉर्म हो गया, वो एग्ज़ाम में आ सकता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशंस आर कॉमनली सीन इन पेशेंट विथ थायमिन डिफिशियंसी। थायमिन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में कॉमनली कौन सा मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है? हमारा ऑप्शन है गम ब्लीडिंग, मेमोरी लॉस, इमोशन चेंजेस, रेक्टल ब्लीडिंग। राइट आंसर क्या रहेगा उसमें? मेमोरी लॉस। राइट आंसर क्या आएगा? मेमोरी लॉस उसका राइट आंसर है। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका। अर्ली सिम्टम्स थायमिन डेफिशिएंसी के क्या क्या होते हैं? फटीग, इरिटेबिलिटी, पुअर मेमोरी, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्लीप डिस्टर्बेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड वेट लॉस, वो अर्ली सिम्टम्स होते हैं। और थायमिन डेफिशिएंसी सीवियर हो जाती है तो उससे बेरी नाम का रोग होता है। कौन सा? बेरी। वो नर्व, हार्ट, ब्रेन एब्नॉर्मलिटी डेवलप कर सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिफ्रेंशिएट इंग्वाइनल हर्निया एंड हाइड्रोसील। इंग्वाइनल हर्निया और हाइड्रोसील को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं? ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, डीप रिंग अकल्सन टेस्ट, सी रिंग टेस्ट, डी 3 फिंगर टेस्ट। और राइट आंसर रहेगा उसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट हम करते हैं। इंग्वाइनल हर्निया और हाइड्रोसील को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट हम करते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग इज। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग क्या है? एपिडर्मिस कहाँ से लेते हैं? एपिडर्मिस एंड वॉल ऑफ एपिडर्मिस, सी एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस, डी एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर रहेगा एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस में से हम थिक ग्राफ्टिंग लेते हैं। ग्राफ्ट मीन्स क्या होता है कि स्किन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे लगाना है, चिपकाना, ठीक है। उसमें उसमें टाइप अलग अलग होते हैं, लेकिन हम एक डायग्राम देख लेते हैं उसका। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हेल्दी स्किन है, हेल्दी स्किन से ग्राफ्ट लिया जा रहा है और जहाँ वुंड है वहाँ अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। उसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और ग्राफिक कंटेंट में क्या होता है? एपिडर्मिस और पोर्शन ऑफ डर्मिस देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं हम। हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन। इन ए पेशेंट्स द नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर्स, पोजीशन ऑफ द लेग बी मेंटेन। कि फीमर बोन का नेक का फ्रैक्चर हुआ है तो हम पेशेंट्स को कौन सी पोजीशन देंगे, लेग को कौन सी पोजीशंस देंगे। एक्सटर्नल रोटेशंस मोर देन 45 डिग्री, इंटरनल रोटेशंस मोर देन 45 डिग्री, एक्सटर्नल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री, इंटरनल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री।
उसमें राइट आंसर क्या रहेगा, उसमें राइट आंसर रहेगा इंटरनल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री हम लेग की पोजीशंस देंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि नेक और फीमर फ्रैक्चर सब कैपिटल रीजन में देखने को मिलता है, और फीमोरल हेड से जो लेसर ट्रोकेंटर होता है उससे 5 सेंटीमीटर डिस्टल में रहता है, ये देख लो। ठीक है, क्या होता है, फीमोरल हेड से लेसर ट्रोकेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रहता है। आगे देखते हैं उसमें कि उसमें नेक और फीमर में 2 भाग में डिवाइड होते हैं, 2 एरिया होते हैं, वहाँ मेजर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन। व्हेन इंस्पेक्टिंग द कार्डियोवास्कुलर पेशेंट क्लाइंट द नर्स नोट द ही नीड टू सिट अपराइट टू ब्रीथ, द बिहेवियर इज मोस्ट इंडिकेटिव। एक CVS का पेशेंट है, उसको हम असेस कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो नर्स क्या नोट कर रही है कि पेशेंट्स सीट अप राइट पोजिशंस में ब्रीथ ले रहा है, तो उसका बिहेवियर क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, पेरिकार्डिटिस, एंजाइटी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना। तो उसमें राइट आंसर क्या रहेगा, उसमें राइट आंसर रहेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इंडिकेट करता है। देखते हैं अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में हम देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम में दूसरे भी क्वेश्चन उसमें से निकलते हैं। हार्ट फेलियर हम किसको होते हैं, तो हार्ट फेलियर मीन्स क्या होता है कि हार्ट पंप कर सकता नहीं है, और इसीलिए हार्ट पंप न करने की वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशंस डेवलप होती है। ठीक है, अब उसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट, राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कब आता है, राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कि जब राइट वेंट्रिकल ब्लड लंग्स में से ब्लड को लाने के लिए स्ट्रगल करता है, तब राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आता है। सेकंड नंबर, लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कब आता है, जब लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड CHF कब दिखने को मिलता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को बॉडी तक पहुंचा नहीं सकता, तब ये कंडीशंस देखने को मिलती है। तीसरा है बाय वेंट्रिकुलर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें क्या होता है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हार्ट फेलियर दिखने को मिलता है। जब हार्ट बोथ साइड से डैमेज होता है, उसमें खास करके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट्स में स्वेलिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है बाय वेंट्रिकुलर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन। एज पर द गेजेटेड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, विच टूल इज यूज टू असेस मेंटल डिसेबिलिटी फॉर सर्टिफिकेशंस पर्पज ऑफ। के डिसेबिलिटी पर्सन से उसका गेजेटेड असेसमेंट करना है, गेजेटेड गाइडलाइंस के मुताबिक हमें असेसमेंट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इंडियन डिसेबिलिटी एंड इमोशनल असेसमेंट शेड्यूल, बी इंडियन शेड्यूल फॉर डिसेबिलिटी असेसमेंट, सी इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल, डी इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसेबिलिटी। उसमें क्या आंसर रहेगा, उसमें आंसर रहेगा इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन असेसमेंट स्केल हमारा राइट आंसर रहेगा। अब उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन असेसमेंट स्केल आइडियाज इज अ स्केल फॉर मेजरिंग क्वान्टिफाइंग डिसेबिलिटी इन मेंटल डिसऑर्डर में हम उसका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि ये स्केल के अंदर क्या क्या आइटम इंक्लूड होती है। फर्स्ट, सेल्फ केयर इंक्लूड होती है। सेकंड, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़, सोशल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स। फोर्थ, वर्क। 5, परफॉर्मिंग इन ए वर्क, परफॉर्मिंग इन ए हाउस वर्क, परफॉर्मिंग इन स्कूल कॉलेज। इतने आइटम इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। द क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विद अल्बुटेरॉल एंड डिक्लोमिथाजोन्स dipropionate to be administered via inhalations 3 times a day and at bedtime. Client teaching regarding the sequential order in which the drugs should be administered. एक क्लाइंट को हम डिस्चार्ज दे रहे हैं और उसको दिन और रात में जो सोने के समय दिन में 3 बार इन्हालेशंस देना है। वो कौन सा देना है, अल्बुटेरॉल और डिक्लोमिथाजोन का इन्हालेशंस देना है। तो हम उसके टीचिंग में कौन सा एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ऑर्डर कौन सा एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। हमारा ऑप्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फॉलो बाय द ब्रोंकोडायलेटर, अल्टरनेट सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटर, सी ब्रोंकोडायलेटर फॉलो बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, डी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट प्रेफरेंस। तो राइट आंसर उसमें रहेगा सी ब्रोंकोडायलेटर फॉलो बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका कि साल्बुटामोल ऑल्सो नोन एज अल्बुटेरॉल। अल्बुटेरॉल का दूसरा नाम हम कौन सा जानते हैं, साल्बुटामोल के नाम से जानते हैं। ये कौन सा है, ये शॉर्ट एक्टिंग B2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टिव एंटा एगोनिस्ट है। कौन सा ड्रग्स है, शॉर्ट एक्टिंग B2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग्स है। ये क्या काम करता है कि एयरवे के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। क्या करता है, एयरवे के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, COPD में भी हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। व्हाट इज़ द बेस्ट पोजिशंस टू कीप अ 12-year-old चाइल्ड आफ्टर लंबार पंक्चर टू असेस CSF। एक बच्चे का हमने लंबार पंक्चर करना है, CSF के असेसमेंट के लिए करना है, तो बच्चे को कौन सी पोजीशंस बेस्ट रहेगी। ऑन देयर राइट साइड टू प्रिवेंट लीक ऑफ CSF, बी सुपाइन पोजीशंस फॉर सेवरल आवर्स सो प्रिवेंट हेडेक, सेमीफॉलर सो दैट द चाइल्ड कैन वॉच TV एंड बी एंटर्ड, डी प्रोन फॉर 2 hours टू प्रिवेंट वोमिटिंग एंड एस्पिरेशंस। तो उसमें हमारा क्या आंसर आएगा, कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी, सुपाइन पोजीशंस बेस्ट रहेगी टू प्रिवेंट हेडेक के लिए। सेवरल आवर तक हम बच्चे को सुपाइन पोजीशंस में रखेंगे। अब देखते हैं CSF के थोड़ा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं हम कि CSF कैसा है। क्लियर कलरलेस वाटरी फ्लूइड है। कौन सा है, वाटरी फ्लूइड है, क्लियर कलरलेस होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ये देखने को मिलता है। और CSF का फंक्शंस क्या है, सपोर्ट करना, शॉक एब्सॉर्प्शन का, हीमोस्टेसिस का, न्यूट्रिशन का और इम्यूनी फंक्शंस का इंपॉर्टेंस वर्क फंक्शन CSF करता है। ठीक है, और ये लेटरल वेंट्रिकल, ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल्स और कोरोइड प्लेक्सस में तो ये सीक्रेट होता है। किस में से, कोरोइड प्लेक्सस में से सीक्रेट होता है। प्लेक्सस मीन्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। क्या, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क, इसको हम प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। विच सॉल्यूशन कोज द शिफ्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेल टू द इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। कि वो कौन सा सॉल्यूशन है जो जिसका फ्लूइड सेल में से इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। तो हाइपोटोनिक, डिफ्यूजन्स, आइसोटोनिक। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा हाइपरटोनिक। ठीक है, अब उसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक का हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा। देख लो ये डायग्राम। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है वो बाहर निकलता है, ये डायग्राम रहा। आइसोटोनिक में दोनों बाहर का और अंदर का फ्लूइड सेम रहता है, उसमें कंसंट्रेशन जो रहता है वो सेम रहता है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर जाता है। क्या होता है, सेल के अंदर जाता है। हाइपोटोनिक में क्या हो जाता है, वो जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रिंक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आगे देखते हैं उसमें और डिटेल में। देखो आइसोटोनिक में क्या होता है कि सेम सॉल्यूएंट कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि हायर सॉल्यूएंट कॉन्सेंट्रेशन देन लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहता है। और हाइपोटोनिक में क्या रहता है कि सॉल्यूशन हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ठीक है, ये देखो स्पाइना बाइफिडा, ये जो मेनिंजिस का लेयर और फ्लूइड और मेनिंज के साथ सभी ये बाहर आ जाता है। ठीक है, उसको मेनिंगोसील और मेनिंगोमाइलोसील दोनों कंडीशंस आती है स्पाइना बाइफिडा में। वो लंबार सेक्युलर रीजन से है। ठीक है, A pediatric patients would receive 500 ml DNase through burette infusions in 5 hours. Calculate the correct fluid drops per minute. हमें कौन से इन्फ्यूजन से देना है, पीडियाट्रिक को बुरेट इन्फ्यूजन से देना है। 500 ml DNase को 5 आवर में हमें कंप्लीट करना है। कितने ड्रॉप पर मिनट हम रखेंगे, 100 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, 80 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, 80 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट कि 100 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट। तो उसमें राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा माइक्रो ड्रॉप, 100 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट। अब देखते हैं हम कैलकुलेट करते हैं, उसका सूत्र भी देख लेते हैं। चलो कैलकुलेशंस IV ड्रिप के कैसे, उसका क्या है, IV ड्रिप वॉल्यूम अपॉन टाइम किस में आएगा, मिनट में रहेगा। किस में रहेगा, मिनट में रहेगा। एंड ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, मैक्रो टिप में कितने होते हैं, मैक्रो टिप में 10 से 20 गट्स पर ml हम देना होता है।
और माइक्रोडिप्स अंदर साइड गर्ट्स पर ml हम देते हैं। कितना साइड गर्ट्स पर माइक्रोडिप्स में होता है और मैक्रो में 10 to 20 गर्ट्स पर मिनट हम देते हैं। ठीक है, चलो ये डायग्राम में देख लो। बुरेट सेट कैसा होता है देख लो। बुरेट सेट पीडियाट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बुरेट सेट का डायग्राम है। बुरेट सेट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? आईवी सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेट के लिए, लेकिन पीडियाट्रिक के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? पीडियाट्रिक के लिए हम बुरेट सेट के यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस इन, कि लीवर बायोप्सी करने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशंस देंगे? हाई फाइवलर पोजीशंस, प्रोन पोजीशंस, राइट लेटरल पोजीशंस के सुपाइन पोजीशंस। तो हमारा आंसर क्या रहेगा उसमें? तो पेशेंट्स को हम राइट लेटरल पोजीशंस देते हैं। ठीक है, आफ्टर लीवर बायोप्सी राइट लेटरल पोजीशंस हम देंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर इन अ पेशेंट्स विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज डिगोक्सिन एंड फुसेमाइड। कि पेशेंट कौन सा है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है और उसको हम डिगोक्सिन और फुसेमाइड दे रहे हैं, तो पेशेंट्स के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक। तो डिगोक्सिन और फुसेमाइड पेशेंट एडमिनिस्टर करता हो, ले रहा हो, तो हमें पोटेशियम की मॉनिटर करने की बहुत ही ज़रूरत रहेगी। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हाइट वेलोसिटी इन चिल्ड्रंस एज 2 to 10 ईयर? 8 to 18 सेंटीमीटर पर ईयर, 6 to 8 सेंटीमीटर पर ईयर, 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर, 2 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर। उसमें क्या आंसर रहेगा? कि हमें पहले हम देख लेते हैं वो डायग्राम। ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछता है बर्थ के समय कितना वेट होता है? तो एवरेज हमारा 2.3 kg होता है। ठीक है, और डबल कब होता है? तो 6 मंथ पे वेट डबल होता है, और ट्रिपल कब होता है? 1 ईयर पे वेट डबल होता है। और लेंथ कितनी, हाइट कितनी होती है? तो हाइट एवरेज 45 सेंटीमीटर बर्थ पे होती है, और 75 1 ईयर पे हो जाती है। 1 ईयर पे कितनी हो जाती है? तो 75 सेंटीमीटर हो जाती है, और 4 साल पे डबल हो जाती है, मीन्स अराउंड 96। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलो हम आगे देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर, राइट आंसर है 6 to 8 सेंटीमीटर पर ईयर हाइट वेलोसिटी रहती है 2 to 10 ईयर्स चिल्ड्रंस की। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन पेशेंट विद पोटेशियम टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट। नीचे दिए हुए पोटेशियम टॉक्सिसिटी हम दे सकते हैं एक के अलावा, यहाँ पे एक्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, वही हमें ध्यान में रखना है। इंसुलिन डेक्सट्रोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इप्राट्रोपियम नेबुलाइजेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा इप्राटोरियम नेबुलाइजेशन हम नहीं दे सकते, उसके अलावा सब पोटेशियम टॉक्सिसिटी में हम दे सकते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन सा है? राइनोरिया, डायरिया, ट्रेमर और बॉडी एक। राइट आंसर क्या आएगा उसमें? तो ट्रेमर, मोस्ट कॉमन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स ट्रेमर्स है। और उसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? हेडेक, काम स्किन, शेकीनेस, फटीग, एपेटाइट लॉस, डिफ़िकल्टी थिंकिंग क्लियरली, ये भी कॉमन सिम्टम्स अल्कोहल विड्रॉल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन इज। नियोनेटल रिससिटेशन के दरमियान एड्रेनालिन का डोज कितना रखेंगे? ए 0.1 mg पर kg बॉडी वेट, 0.1 ml इन 1 gem 10,000, बी 0.01 mg kg बॉडी वेट, 0.1 ml इन 1 gem 10,000, सी 0.5 mg पर kg बॉडी वेट, 0.1 ml इन 1 gem 1000, डी 1 mg पर kg बॉडी वेट, 1 ml इन 1 gem 1000 डाइल्यूशंस। तो राइट आंसर रहेगा यूनिटल रिससिटेशंस में हम एड्रेनालिन का डोज रखेंगे 0.5 mg पर kg बॉडी वेट, यानी 0.1 ml इन 1 gem 1000। 90 नंबर के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट।
नीचे दी हुई ये सिम्टम्स में से डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स कौन सा नहीं है इन्फेंट में? ड्राइंग ऑफ टीयर, डिले स्किन पिंच, ड्राई माउथ और पेरिनेटल एक्सकोरिएशंस। तो उसमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा पेरिनियल एक्सकोरिएशंस। तो डिहाइड्रेशन का सिम्टम साइन नहीं है। बाकी ड्राइंग ऑफ टीयर्स, डिले स्किन पिंच और ड्राई माउथ वो डिहाइड्रेशन के साइन है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर नॉर्सेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार ही बार आता है, इसीलिए हमें ध्यान देना है उसमें। टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन, साइन आउट। तो उसमें राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में नहीं आता है वो टाइम इन हमारा राइट आंसर रहता है। उसका देख लेते हैं हम डिस्क्रिप्शंस। देखो उसमें बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से पहले देते ले साइन इन। टाइम आउट कब आता है? बिफोर स्किन इंसिजन टाइम आउट। और ऑपरेशंस रूम्स लीव करने से पहले साइन आउट। वो तीनों आता है। कौन से? साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट वो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में आते हैं। और मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू।